नमस्कार। जस्ट लर्न क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया टॉपिक के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, धातु क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। क्रिया की परिभाषा पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आपको क्रिया शब्द का मतलब पता चल जाए। क्रिया का मतलब होता क्या है, ठीक है। क्रिया शब्द का अर्थ होता है कार्य या काम करना, यानी हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं वे सब क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। कैसे? जैसे हमने बोला पढ़ना, ठीक है, तो हम पढ़ने का काम कर रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा हमने लिखा है लिखना, लिख रहे हैं, किसी किताब में कोई गद्यांश लिखा है हम उसे लिख रहे हैं, तो लिखने का हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं तो किसका संबंध किससे हो गया, क्रिया से हो गया। हम अखबार पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, अखबार में जो भी समाचार आया है उसे हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का हम क्या कर रहे हैं, कार्य या काम कर रहे हैं। कार्य या काम कर रहे हैं तो हम किसका संबंध जोड़ रहे हैं इससे, क्रिया से। यानी हम हमारे जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो जुड़े हुए हैं किससे, क्रिया से, तो वो सभी क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे और भी उदाहरण होते हैं, खाना खाना, गाना गाना, ठीक है, अच्छा, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे वो सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से हम उनका प्रयोग वाक्यों में भी करते हैं, ठीक है। ये जो परिभाषा है इन्हें हम कुछ वाक्य बोल के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करेंगे आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हमने 3 वाक्य बोले हैं, वो ये होंगे कि नेहा भोजन कर रही थी, ठीक है। दूसरा वाक्य हमने बोला सोनू और मोनू खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। सोनू और मोनू फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा, एक और वाक्य हमने बोला दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, ठीक है, दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। अब हमने इन तीनों वाक्यों में जो भी व्यक्ति है, जो भी यानी सभी व्यक्ति जो भी, जैसे हमने नेहा की बात की, सोनू मोनू की बात की, दादाजी की बात की, वो सब के सब कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई कार्य कर रहे हो और उसके होने का बोध यानी ज्ञान करा रहे हो हम लोगों को, तब हमें वहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे क्रिया का इस्तेमाल है। वो सब लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। यानी वो भोजन कर रही थी तो कोई कार्य कर रही थी, कर रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, तो इन सब का संबंध किससे हो रहा है, क्रिया से हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि तो क्रिया का मतलब क्या होगा, किसी कार्य का करना या होने का जो भी हमको ज्ञान कराया जाता है वो क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम क्रिया शब्द का अर्थ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कार्य या काम, ठीक है। तो क्रिया का अर्थ हो गया कार्य या काम। आप इसे साथ साथ में लिख भी सकते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए हमने लिखा है पढ़ना या लिखना। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया होती है, जैसे पढ़ना और लिखना। आना जाना, खेलना, रोना, ये सभी क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। जिनके साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिनके साथ यानी सहित कर्म का बोध हो, उसमें कर्म लगा हुआ हो वाक्य में, वो होती है सकर्मक क्रियाएं। इनके बारे में विस्तृत तरीके से बात करेंगे इसी के बाद में, इस स्लाइड के बाद में, यानी ये जो भी हम आपको पहले धातु वगैरह बता देते हैं उसके बाद ही बात करेंगे। तो कर्म के आधार पर हम पढ़ेंगे आज अकर्मक और सकर्मक। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है धातु। धातु क्या होती है, क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप का मतलब आप ये समझिएगा, हिंदी में जो भी शब्द एज इट इज़ आए हैं, जैसे कि संस्कृत से हो या हिंदी में जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय लगाने के लिए करते हैं, वहाँ पे आती है धातु। धातु होती है वो मूल रूप में आती है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आ, ये मूल रूप हो गया। अ हमने पढ़ा है, अ के बाद हमें लगानी होती है आ की मात्रा। जैसे हमने लिख दिया ज में हम आ लगा रहे, जो भी हमने पढ़ा है
मूल रूप में हम उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो धातु जो होती है वो क्रियाओं में मूल रूप से इस्तेमाल की जाती है, यानी एज इट इज़ लिखी जाती है, उसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते। ये शब्द बने हुए ही हैं, हमने बस उनको यहाँ पे एक जगह से लेके दूसरी जगह लिख दिया है, वो मूल रूप के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आ से बन जाएगा क्या, आना, जो हमने यहाँ पे बताया है। लिख मूल शब्द है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ना जोड़ने पर ही वो क्या बनेगा, एक क्रिया रूप बनेगा। लेकिन उससे पहले लिख और हंस जो कि मूल रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए फिर आप ये वाला लिखिए, उसके बाद हम उस वाले पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ कर क्रिया को सामान्य रूप बनाया जाता है, यानी क्रिया जो हमने मूल रूप लिखे है ना उसी में धातु का इस्तेमाल करते हैं। धातु का मतलब है आपको जो भी मूल शब्द है उसके पीछे ना लगाना। अगर ना लगाया है आपने और वो अगर मूल शब्द के साथ क्रिया का रूप अपने आप ले लेगा, जैसे बोल हमने अब लिख के दिखाया, देखो आ के साथ ना जोड़ा तो क्या बन गया, आना। आना एक क्रिया होती है। दूसरा हमने लिखा है जा, जा में आप लिखिए साथ में जोड़ दीजिए ना, शब्द क्या बन गया, जाना। जाना एक क्रिया हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, धातु क्या होती है, मूल रूप के अंतर्गत लिखी जाती है, और उन्हीं धातुओं में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक सामान्य रूप बन जाती है, यानी वो क्रिया का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए हमने लिखा है जैसे लिख, जो कि एक मूल रूप है, धातु हो गया, मूल रूप है, यानी उसका तात्पर्य हम धातु से ही रखेंगे। प्लस ना हमने प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, लिखना। तो लिखना क्या हो गई, एक क्रिया का रूप हो गया, ठीक है। तो ये बात की हमने क्रिया किसे कहते हैं, और धातु जो कि मूल रूप में होती है एज इट इज़ लिखी जाती है, उसमें हम ना जो प्रत्यय है उसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद वो एक क्रिया का रूप ले लेती है। और क्रिया का अर्थ होता है कार्य या किसी काम को करना जो हमारे द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अब हम इसके बाद पढ़ते हैं क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर, ठीक है। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम अकर्मक सकर्मक के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे क्रिया के भेदों के बारे में। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले हम बता देते हैं कर्म शब्द का मतलब क्या होता है। क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़ता है या कार्य करने का भाव बताया जाता है वाक्य के अंतर्गत, उसे हम कर्म कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में, उसके बाद बात करेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। जिस वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म नहीं होता तो उसे क्रिया का अकर्मक रूप कहते हैं। भाव मतलब वाक्य जब भी आपको लिखा मिलेगा या शब्द भी मिलते हैं तो वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कैसे आएंगे, वो पता करने के लिए आप ये याद रख लीजिए, जो भी जन्मजात क्रियाएं होती हैं वो सारी अकर्मक के अंतर्गत आ जाती हैं। जन्मजात क्रियाएं जैसे किसी ने हमको मारा, ठीक है, मारने पे हम अचानक से हमारी आंखों में आंसू आए तो वो एक जन्मजात क्रिया हो गई। अच्छा, किसी ने मजाक किया हमें या जोक मारा तो हमें एकदम से हंसी आई, तो हंसना क्या हो गई, एक जन्मजात क्रिया। जो हमको गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है वो आप समझ लीजिए, मतलब जन्म के साथ हमसे जुड़ी हुई हो, उसे जन्मजात क्रिया कहते हैं। वो सारी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे ये देखिए हमने लिखा है हंसना और बैठना, कोई हमें बैठने का बोलेगा तो हम उस पोजीशन में मतलब बैठना उठने की बात करेंगे, तो ये सब किस में आ जाती है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। वाक्य में आप उसकी पहचान कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है सीमा हंसती है, आपको इन दो शब्दों को हमेशा याद रखना है, चाहे वो सकर्मक हो चाहे वो अकर्मक हो। कौन और क्या, पहचान कैसे करोगे अकर्मक की वो देखिए। सीमा हंसती है, आपको हमेशा सबसे पहले क्रिया शब्द ढूंढना है। हंसना मूल शब्द है, उसके पीछे ना लगाइए, अगर वो क्रिया बनती है तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा मूल शब्द के साथ। जैसे देखिए पढ़, ते हटा के उस पीछे ना लगाइए, पढ़ना। आना, जाना, खाना, पीना, रोना, है ना, तो इन सब के पीछे ना लगी तो ये क्रिया बन गई। यहाँ पे आपको वाक्य की पहचान इस प्रकार करनी है, सीमा हंसती है। इन दोनों से प्रश्न कीजिए क्रिया को लेके, क्या हंसती है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको प्रश्न में, ठीक है। फिर से देखिए, कौन से करके देखिए, कौन हंसती है, सीमा हंसती है। अब उत्तर मिल गया आपको, यानी कौन का उत्तर मिल गया आपको। जब भी आप कोई वाक्य लें उसमें दोनों में से कौन का उत्तर हमेशा मिले और क्या का नहीं मिले, वो सारे वाक्य किस में चले जाएंगे, अकर्मक के अंतर्गत चले जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम इसके अलावा और उदाहरण बताते हैं, पर अभी आपको ये याद रखना है, जो भी जन्मजात क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, और जिनमें कर्म, क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है।
और कौन और क्या को आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। एक बार आप ये वाला लिख लीजिए, उसके बाद हम सकर्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं दूसरी सकर्मक क्रिया के बारे में। जिस वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म भी हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये जन्मजात नहीं है, ये जो भी कार्य होगा हमारे द्वारा किया जाएगा। जैसे पढ़ना और लिखना, पढ़ने के लिए हमें किताब हाथ में लेना होगा तब हम पढ़ पाएंगे, लिखने के लिए हमें पेंसिल लेनी होगी तब हम लिख पाएंगे। तो पढ़ना, लिखना, लेना, देना, ये सब जो होंगे वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। स सहित, स का मतलब सहित सही है, कर्म के साथ हो तब होती है सकर्मक क्रिया, और कर्म के बिना, अ का मतलब होता है नहीं, तो बिना कर्म के होती है अकर्मक और कर्म के साथ होती है सकर्मक। ठीक है, पढ़ना और लिखना। एक वाक्य हमने और लिखा है, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिया ढूंढिए इसके अंतर्गत, पढ़ना। ठीक है, पढ़ने से आप दोनों प्रश्न कीजिए। सकर्मक में आपको इन दोनों का उत्तर मिलेगा, लेकिन अकर्मक में हमको केवल एक ही मिला था और वो था कौन। यहाँ पे फिर से करके देखिए, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं। अच्छा, अखबार कौन पढ़ते हैं? दादाजी पढ़ते हैं, यानी दोनों का उत्तर मिल गया। जब क्या और कौन दोनों में उत्तर प्रश्न करने पर क्रिया के साथ उत्तर मिले तब वो होता है सकर्मक क्रिया, और जब केवल कौन से उत्तर मिलने पर आपको प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वो कौन सी आ जाती है? अकर्मक क्रिया। ये जन्मजात होती है और ये जन्मजात नहीं होती, हमारे द्वारा किए गए कार्य को जोड़ा जाता है। तो आप इसे भी लिख लीजिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और उसका उदाहरण सहित। इसके अलावा एक और बात है, वो ज़रूरी है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। अगर वाक्य में क्रिया, मुख्य क्रिया ना लिखी हो और केवल अंत में लिखा हुआ हो है या फिर है, था और थे, अगर ये लिखा हुआ हो तो भी आप क्रिया की पहचान कर सकते हो, इन्हें आप क्रिया के अंतर्गत लोगे। है, था, थे। कैसे? जैसे हमने एक उदाहरण लिख दिया, तुम बीमार थे, तुम बीमार थे। ठीक है, अभी हमने वाक्य लिख दिया, हमने यहाँ पे कोई मूल क्रिया नहीं दी है। ठीक है, जिससे आप पहचान कर सको ना लगा के। ठीक है, इसीलिए हमने ये वाला लिखा है आपको, है, था, थे अगर आए तो आप इसे क्रिया के अंतर्गत लोगे। ठीक है, जब क्रिया से ले लोगे तो वो अकर्मक और सकर्मक के अंतर्गत ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न वही रखना है, क्या और कौन से जुड़ा हुआ। वैसे ये बहुत कम ही आते हैं, लेकिन आते ज़रूर है, इसीलिए हमने आपको लिखवा दिया। अगर कोई मूल क्रिया ना लिखी हो और है, था, थे लिखा हुआ है तो आप इस तरह से उसका इस्तेमाल करोगे। तुम बीमार थे। अच्छा, क्या बीमार थे? नहीं मिलेगा। कौन बीमार था? तुम। ठीक है, तो उत्तर मिल गया, अकर्मक के अंतर्गत वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। एक एक वाक्य हम और लिख देते हैं, जैसे मोहन दूध पीता है। ठीक है, अब वही सेम प्रश्न कीजिए दोनों से। सबसे पहले क्रिया ढूंढिए, ये मिल गई हमें क्रिया, पीता है। ठीक है, क्या पीता है? मोहन दूध पीता है। अच्छा, दूध कौन पीता है? मोहन पीता है। तब क्या और कौन दोनों में उत्तर मिल गया, तो ये क्या बन गई? एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण हम बोलकर ही बता देते हैं। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं, प्रश्न कीजिए, क्या उड़ते हैं? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। तो सिर्फ कौन में उत्तर आया, तो ये क्या बता रहा है? एक अकर्मक क्रिया के बारे में बता रहा है, जिसमें कर्म नहीं है और इसमें कर्म साथ में जुड़ा हुआ है। ये इससे क्रिया के साथ क्रिया का फल या प्रभाव दर्शाता है, वो कर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वाला भी आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर चलिए, आज हमने बात की है क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेदों के बारे में। कौन से भेद? कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक की हमने बात की है। ठीक है, इसके बाद हम फिर से एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हिंदी का ही कोई अच्छा जो आपके पढ़ने के लिए हो टॉपिक ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।